नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशमा आप सभी को मेरे चैनल बातें किताबों की में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नया साल नई उम्मीदों के साथ शुरू हुआ है और मेरी किताबों से जुड़ी हुई उम्मीदें और बढ़ती जा रही हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। साल की शुरुआत मैंने एक ऐसी किताब से की जिसमें भारत के ग्रामीण जीवन, स्त्री शिक्षा, समाज सेवा का वर्णन मिलता है। उस किताब का नाम है वरदान। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित वरदान उपन्यास की चर्चा आज हम इस चैनल पर करेंगे। उर्दू में जलवाए इसार का हिंदी रूपांतरण 1921 में वरदान नाम से प्रकाशित हुआ। दोस्तों, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान रहा है। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ, लगभग 12 उपन्यास, कई लेख एवं नाटक लिखे हैं। उनके द्वारा लिखित गोदान उपन्यास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं वरदान उपन्यास की तरफ। वरदान उपन्यास का प्रारंभ सुवामा अष्टभुजा देवी से ऐसे सपूत का वरदान मांगती है जो देश की भलाई करे। देवी के आशीर्वाद से सुवामा और मुंशी शालिग्राम दंपति को एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है। मुंशी शालिग्राम बनारस के पुराने रईस थे, लेकिन पुत्र के 6 साल के होते ही उन्होंने कुंभ के मेले को जाने का प्रस्ताव रखा। कुंभ के मेले से वे कभी लौटकर नहीं आते। उनके जाने के पश्चात सुवामा और पुत्र प्रताप चंद्र का जीवन यापन कष्टदायक हुआ। इसका कारण है शालिग्राम का अपने पीछे अगाध ऋण छोड़कर चले जाना। सुवामा ने अपनी जमीन, बाकी सामान बेचकर ऋण चुकाया और अपने लिए सिर्फ मकान का आधा हिस्सा रखा। बाकी आधे हिस्से को संजीव लाल को किराए पर दे दिया। संजीव लाल के परिवार में उसकी पत्नी सुशीला तथा पुत्री विरजन है। प्रताप और विरजन के बीच बाल सुलभ मित्रता होती है। समय के साथ विरजन और प्रताप के बीच प्रेम बढ़ता ही गया। दोस्तों, डिप्टी श्यामचरण और प्रेमवती के परिवार का भी उल्लेख इस उपन्यास में हुआ है। प्रेमवती और डिप्टी श्यामचरण को 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। प्रेमवती अपने छोटे पुत्र कमलाचरण के लिए सुशीला से विरजन का हाथ मांगती है और कमलाचरण और विरजन के विवाह से प्रताप चंद्र को दुख एवं निराशा होती है। कमलाचरण और प्रताप चंद्र एक ही कक्षा में पढ़ते थे। कमलाचरण का मस्तिष्क पढ़ाई में कमजोर होता है। प्रताप चंद्र कमलाचरण से घृणा करने लगता है और घर आकर कमला के करतूतों को सुशीला को रोज सुनाता है। इन बातों को सुनकर सुशीला बीमार होती है। घुट घुट कर सुशीला की मृत्यु हो जाती है। सुशीला की मृत्यु से प्रताप चंद्र टूट जाता है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रयाग पहुंच जाता है। विवाह के उपरांत पत्नी विरजन के कहने पर कमलाचरण भी पढ़ाई के लिए प्रयाग पहुंचता है। प्रताप चंद्र और कमलाचरण फिर से दोस्त बन जाते हैं। प्रताप चंद्र प्रयाग पहुंचकर क्रिकेट में प्रसिद्धि पा लेता है। विरजन की अस्वस्थ होने की खबर सुनकर उसकी देखरेख के लिए भी वो एक बार उसके ससुराल चला आता है, परंतु विरजन और कमलाचरण का प्रेम देखकर स्वयं को उनके जीवन से हटा लेता है। कमलाचरण का प्रयाग पहुंचकर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसके बोर्डिंग के पास एक सेठ जी की वाटिका थी जिसकी देखभाल एक माली करता था। उस माली को सरयू देवी नाम की कुंवारी कन्या थी। कमलाचरण उस पर डोरे डालने लगा। एक दिन सरयू देवी से मिलने कमलाचरण उसके घर गया था। इसी बीच माली आ गया। कमलाचरण डरकर दीवार फांदकर एक रेलगाड़ी में बिना टिकट के चढ़ जाता है। टिकट चेक करके आते ही डर के मारे कमलाचरण रेलगाड़ी से कूदकर मर जाता है। इस प्रकार विरजन विधवा हो जाती है। विरजन के ससुर को डाकुओं ने मार डाला। पति और पुत्र का वियोग न सह पाने के कारण प्रेमवती पागल हो जाती है।
कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। पति की असमयी मृत्यु के पश्चात दुख एवं अकेलेपन की भावनाएं विरजन को साहित्य की ओर ले जाती हैं और अपनी सहेली माधवी के साथ एकांतवास करने लगती है। प्रताप चंद्र भी भौतिक जीवन से विरक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करता है। विरजन का प्रताप चंद्र के प्रति प्रेम श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है और वो माधवी के साथ प्रताप चंद्र का घर बसाना चाहती है। इधर माधवी भी प्रताप को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी है, लेकिन प्रताप का अचानक योगी बन जाने से सभी चिंतित हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात प्रताप बालाजी के नाम से प्रख्यात हो जाता है। विरजन बालाजी को काशी आने के लिए निमंत्रण देती है। बालाजी का भव्य स्वागत होता है और माधवी का मनोभाव जानकर प्रताप चंद्र संन्यास जीवन त्याग कर उसे अपनाना चाहता है, किंतु माधवी उसे संन्यास जीवन छोड़ने से रोकती है। वह भी प्रताप को समाज सेवक के रूप में देखती है और योगिनी बनकर सारे भारत का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ती है। इस प्रकार इस उपन्यास का अंत हो जाता है। दोस्तों, प्रेमचंद जी के उपन्यास के पात्र हमेशा आदर्शनिष्ठ होते हैं और यहाँ पर भी हर एक चरित्र आदर्शात्मकता में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। साधारण पारिवारिक कथा असाधारण रूप में परिवर्तित होती हुई भी दिखाई देती है। इस उपन्यास की भाषा शैली की बात करें तो भाषा बहुत सरल है। स्त्री शिक्षा, ग्रामीण जीवन की स्थितियों के बारे में बड़े ही बारीकी से प्रेमचंद जी ने समझाने का प्रयास किया है, किंतु भावों की गरिमा, वैचारिक स्पष्टता का कहीं न कहीं अभाव भी दिखाई पड़ता है। दोस्तों, ये रही मेरे द्वारा पढ़ी गई इस साल की पहली किताब, जिसका नाम है वरदान। और इसकी समीक्षा कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और इस किताब को एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अगले वीडियो में एक और किताब की समीक्षा लेकर बहुत जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।